स्वागत है आप सबका आपके अपने जीनियस फाउंडेशन में। तो अपना जो डीसी मोटर का जो पार्ट 3 है, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे आर में डीसी मोटर में बैक ईएमएफ। और बैक ईएमएफ को बोलते हैं बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ को हिंदी में बोला जाता है विरोधी विद्युत वाहक बल। विरोधी विद्युत वाहक बल, बैक ईएमएफ को विरोधी विद्युत वाहक बल, और इसका दूसरा नाम होता है, उसको बोलते हैं काउंटर ईएमएफ। आपने WWE की फाइट देखी होगी, उसमें कहते हैं कहा जाता है वो काउंटर अटैक, मतलब वापसी। तो काउंटर ईएमएफ बोलते हैं। तो बैक ईएमएफ डीसी मोटर के अंदर कैसे बनता है, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक डीसी मोटर के अंदर जो बैक ईएमएफ होता है वो कैसे बनता है, और डीसी मोटर के अंदर बैक ईएमएफ अगर नहीं बनेगा तो मोटर घूमेगी भी नहीं। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं कि बैक ईएमएफ कैसे बनता है डीसी मोटर में। तो डीसी मोटर में बैक ईएमएफ के बारे में बात की जाए तो बैक ईएमएफ बनता कैसे है। तो जे मान के चलो क्या है, फील्ड पोल है। जो दो फील्ड पोल मैंने ले लिए हैं, एन और एस। आपके सामने मैंने दो फील्ड पोल दर्शा दिए, और ये फील्ड का फ्लक्स है। ये क्या है, फील्ड का फ्लक्स। और ये बीच में क्या रखा हुआ है, आर्मेचर रखा हुआ है। ये बीच में क्या, आर्मेचर रखा हुआ है। ठीक। तो बैकियम क्या कहता है कि डीसी मोटर का जो आर्मेचर है, डीसी मोटर का जो आर्मेचर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र, अब ये चुंबकीय क्षेत्र तो है ही है जो एन से आर की तरफ जा रहा है। तो डीसी मोटर के आर्मेचर को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, या इस तरीके से आप बोल सकते हो कि डीसी मोटर के मतलब के आर्मेचर को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। डीसी मोटर के में किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब आर्मेचर को घुमाया जाता है, आर्मेचर को घुमाया जाता है, तो फील्ड पोल द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स का जो आर्मेचर क्या करता है, उसका छेदन करता है। मतलब उनका जो फ्लक्स है उसको छेदन करता है, मतलब फ्लक्स को काटता है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आर्मेचर चालकों में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। क्या के नियम के अनुसार, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम अनुसार आर्मेचर चालकों में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। यह ईएमएफ आर्मेचर पर आरोपित ईएमएफ के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो इसी को क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं। तो दोबारा से आप समझ लो कि डीसी मोटर का आर्मेचर जैसे ही घूमना प्रारंभ करता है, डीसी मोटर का आर्मेचर जैसे ही घूमना प्रारंभ करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में जो फ्लक्स होता है, उस फ्लक्स का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार उसका छेदन होने लगता है। छेदन होने लगता है या बल रेखाएं कटने लगती हैं। तब फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत चुम्बकीय आर्मेचर के चालकों में, इस आर्मेचर के अंदर भी तार भरे होते हैं, आर्मेचर चालकों में एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। यह जो ईएमएफ है आरोपित ईएमएफ की विपरीत दिशा में कार्य करता है। इस पर जैसे मान के चलो, इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है जी ऐसे, तो आर्मेचर विपरीत दिशा में, आर्मेचर का जो ईएमएफ विपरीत दिशा में कार्य करने लगेगा, तो उसको बैक ईएमएफ कहते हैं। तो बैक ईएमएफ का जो सूत्र होता है वो होता है फाई जेड एन पी, फाई ई बी बराबर, बैक ईएमएफ को ई बी से दर्शा, फाई जेड एन बटे 60 पी बटा ये। आपसे ये सूत्र बहुत पूछा जाएगा, बस इस सूत्र को आपको मेन तरीके से आपको ध्यान रखना है कि बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है। तो आप हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, आर्मेचर में डीसी मोटर में बैक ईएमएफ, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ। तो ये जो मैंने आपके सामने नोट कर दिया,
क्या कह रहा है कि डीसी मोटर का आर्मेचर, जो डीसी मोटर है, एक मैं आपको एक वैसा डायग्राम बना के बता देता हूं। ये क्या है, डीसी मोटर है, और ये डीसी मोटर के क्या है, फील्ड पोल है। ये डीसी मोटर के क्या है, फील्ड पोल है। अब ढंग से समझना थोड़ा, एन एस एन एस। अब ये बीच में क्या है, आर्मेचर। आर्मेचर को मैंने यहाँ इस तरीके से दर्शाया है, और इनमें से कोई दो फील्ड पोल मैंने यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए। और ये क्या है, इस पे फील्ड पोल पे ये बाइंडिंग है, ये फील्ड पोल पर क्या है, बाइंडिंग है। और ये क्या है, यहाँ पे जो आर्मेचर की बाइंडिंग है, आर्मेचर की, इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर। तो ये आर्मेचर की बाइंडिंग है, ठीक है। ये आर्मेचर, इस आर्मेचर के ऊपर बाइंडिंग की जाती है। तो क्या कह रहा है वो कि डीसी मोटर का आर्मेचर जैसे ही घूमना प्रारंभ करता है, ये आर्मेचर, ये जो है, जैसे ही घूमना प्रारंभ करता है, घूमना, आर्मेचर जैसे ही घूमना प्रारंभ करता है, तो वह फील्ड पोल द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स का, जो फील्ड पोल है ना, ये वाले, ये फील्ड पोल, इनके द्वारा क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है इसमें। यहाँ है, यहाँ इसमें क्या हो जाता है, ये है, ये दिख रहा है चुंबकीय क्षेत्र। तो फील्ड पोल द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो रहा है एनसीएस की तरफ, फील्ड पोल द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय क्षेत्र कह दो या चुंबकीय फ्लक्स कह दो, का छेदन करता है। छेदन मतलब उसको काटता है। ये घूमेगा तो ये बल रेखाएं कटेंगी, ये घूमेगा तो बल रेखाएं कटेंगी। तब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार आर्मेचर चालकों में, मतलब आर्मेचर में जो बाइंडिंग की है, तो आर्मेचर में बाइंडिंग भरी है, उसको बोलते चालक। तो आर्मेचर चालकों में क्या हो जाता है, ईएमएफ प्रेरित हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, ईएमएफ, इसके अंदर क्या हो जाता है, ईएमएफ बन जाता है, ईएमएफ प्रेरित हो जाता है। तो यह जो चालकों में जो ईएमएफ प्रेरित हुआ है, तो यह प्रेरित ईएमएफ चालक पर आरोपित ईएमएफ के, इस चालक पर आरोपित ईएमएफ इसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। मतलब ईएमएफ इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो इसके विपरीत दिशा में एक ईएमएफ और बन जाता है। एक एक इसका जो मुख्य ईएमएफ बनेगा, जो फील्ड का बनेगा, इस दिशा में, जैसे फील्ड का ईएमएफ इस दिशा में बढ़ रहा है, तो आर्मेचर का ईएमएफ इस दिशा में बन जाएगा। तो वही जो बनेगा, तो वो उसको क्या कहेंगे, विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसी को बैक ईएमएफ या विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी, विरोधी विद्युत वाहक बल। अब पेपर में आपसे ये जरूर पूछेगा, इतनी जो परिभाषा है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दी, आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि बैक ईएमएफ क्या होता है। बैक ईएमएफ का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैक ईएमएफ का सूत्र, बैक ईएमएफ का सूत्र जो होता है, ईबी बराबर फाई जेड पी, फाई जेड पी, नहीं सॉरी, फाई जेड एन अपन 60 इंटू पी बटा ए, इस तरीके से। ऐसे भी आ जाता है, जनरेटर का जो ईएमएफ होता है वो मोटर का बैक ईएमएफ होता है। जनरेटर में जो ईएमएफ का सूत्र होता है वो बैक ईएमएफ, मोटर के अंदर वो बैक ईएमएफ होता है। तो यहां से इस तरीके से भी हो जाएगा, ईबी बराबर फाई जेड एन पी अपन 60 ए, इस तरीके से। यहां आ जाएगा क्या, वोल्ट, क्योंकि ईएमएफ हमेशा वोल्ट में आता है। तो आपको ये दोनों सूत्र याद करना, कुछ नहीं है, इसका गुणा इसमें कर दिया बस, वही की वही है सेम। बस आपको यहाँ पता रखना चाहिए, ईबी बराबर क्या है, यहाँ ईबी बराबर क्या है, बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ, ठीक। काय में है, वोल्ट में। जी ध्यान रखना, बैक ईएमएफ काय में आएगा, वोल्ट में आएगा। और फाई, ये क्या है, प्रतिपोल चुंबकीय फ्लक्स, प्रतिपोल मतलब जो प्रत्येक पोल का चुंबकीय फ्लक्स, प्रतिपोल चुंबकीय फ्लक्स, ये क्या में आता है, वेबर में आता है, वेबर में, क्योंकि प्रतिपोल चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। और जेड क्या है, आर्मेचर चालकों की संख्या, मतलब जो आर्मेचर में है, इस आर्मेचर के अंदर, इसके अंदर कितने तार भरे हुए हैं। तो जेड क्या है, आर्मेचर चालकों की संख्या, आर्मेचर चालकों
की संख्या, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, ये ध्यान रखना। एन क्या है, आर्मेचर की गति या स्पीड, आर्मेचर की गुणन गति आरपीएम में आएगी, ये ध्यान रखना। आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट, आरपीएम में आएगी। ये चीज क्लियर हो गई, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रारंभ में क्या होता है, यहां से मैं नोट करके कुछ चीजें और आपको लिखवा देता हूं, नोट करके बाद में देख लिखना पहले, कि प्रारंभ में मोटर की स्पीड कैसी होती है, शून्य होती है। जैसे प्रारंभ में मोटर की स्पीड कैसी होती है, शून्य होती है। ठीक, प्रारंभ में मोटर की स्पीड शून्य होगी, तब क्या होगा, आर्मेचर फ्लक्स नहीं काटेगा, तब आर्मेचर फ्लक्स नहीं काटेगा, आर्मेचर फ्लक्स नहीं काटेगा। अतः उस अवस्था में बैक ईएमएफ कैसा होगा, शून्य होगा। अतः इस अवस्था में बैक ईएमएफ कैसा होगा, शून्य होगा, ये ध्यान रखना। मतलब प्रारंभ में अगर पूछ लिया जाए कि जैसे कि किसी मोटर का प्रारंभ में उसकी घूर्णन गति शून्य है, स्पीड शून्य है, तो उसके अंदर बैक ईएमएफ क्या होगा, तो बैक ईएमएफ आपको ऑप्शन में मिलेगा, शून्य होगा, एक होगा, एक से अधिक होगा। तो ये ध्यान रखना है, बैक ईएमएफ शून्य होगा। यदि इस तरीके पूछ ले, यदि करंट का मान शून्य है, तब आर्मेचर फ्लक्स नहीं काटेगा। प्रारंभ में मोटर की स्पीड शून्य है और मोटर का प्रारंभ में मोटर का करंट, और जो मोटर होती है प्रारंभ में, एक चीज ध्यान रखना, मोटर प्रारंभ में करंट जो है वो ज्यादा लेती है। तो आपको तो इतना ध्यान रखना है कि प्रारंभ में मोटर की स्पीड शून्य होगी, तब आर्मेचर यहाँ पर फ्लक्स लिखना भूल गया मैं, फ्लक्स नहीं काटेगा, तब आर्मेचर क्या होगा, फ्लक्स नहीं काटेगा। यहाँ से कुछ चीजें यहाँ पर लिख भी समझ नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लिया करो, मैं बोलता हूँ तो उसमें समझ में आ जाएगा। तब आर्मेचर फ्लक्स नहीं काटेगा। जहां से अथा यहां से अतः उस अवस्था में बैक ईएमएफ शून्य होगा। और अभी पूछ लिया है कि प्रारंभ में मोटर करंट ज्यादा लेती है, तब ईएमएफ क्या होगा, तब भी ईएमएफ शून्य होगा। एवं प्रारंभ में मोटर ज्यादा करंट लेती है, उस अवस्था में भी जो बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ यहां से देखना, बैक ईएमएफ शून्य होगा, शून्य होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या है कि अगर करंट का मान स्टार्टिंग में मोटर करंट जहां पूछ रहे आपसे पेपर में, कोई डीसी मोटर प्रारंभ में करंट ज्यादा ले रही है स्टार्टिंग में, तब उसका बीएमएफ बैक ईएमएफ कितना होगा, शून्य होगा। और यदि मोटर के अंदर फ्लक्स नहीं कट रहा है तो क्या होगा, ईएमएफ शून्य होगा। और यदि ईएमएफ शून्य है तो मोटर घूमेगी नहीं, जो ध्यान रखना, बैक ईएमएफ शून्य है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि डीसी मोटर कार में जैसे ही घूमना प्रारंभ करता है तो वह फील्ड पोल द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करता है। जो फील्ड पोल इसके द्वारा चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार चालकों में ईएमएफ प्रेरित हो जाता है। जो आर्मेचर के चालक इसमें ईएमएफ प्रेरित हो जाता है, तो ईएमएफ चालक पर आरोपित ईएमएफ के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो वो मैंने आपको समझा दिया। इसी को विरोधी विद्युत भाग बल कहते हैं। और बैक ईएमएफ का ये सूत्र वेरी वेरी मोस्ट है, ये ध्यान रखना, ये दोनों।
बैक ईएमएफ ईवी को क्या कहते हैं वो आपको पता रखना चाहिए। फ्लक्स को क्या, प्रतिकूल चुंबकीय बल जेड क्या है, आर्मेचर चालकों की संख्या है, उसमें कितने तार भरे हुए हैं क्या है, आर्मेचर की घूर्णन प्रारंभ में मोटर की स्पीड शून्य रहेगी, तब आर्मेचर फ्लक्स नहीं काटेगा। अतः इस अवस्था में बैक ईएमएफ कैसा रहेगा, शून्य रहेगा। और कोई मोटर प्रारंभ में अगर ज्यादा मोटर को स्टार्ट करता है, वो मोटर स्टार्टिंग में क्या होती है, ज्यादा करंट लेती है, ज्यादा करंट लेती है, तो उस अवस्था में बैक ईएमएफ शून्य होगा। बैक ईएमएफ शून्य होगा तो क्या, मोटर घूमेगी नहीं। अब पूछता है कि बैक ईएमएफ की दिशा, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कि बैक ईएमएफ की जो दिशा होती है वो किस नियम से ज्ञात किया जाता है। बैक ईएमएफ की जो दिशा ज्ञात की जाती है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। ओनली मात्र डीसी मोटर में एक ही चीज आपको कंफ्यूज करेगी कि बस यही आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि डीसी मोटर के अंदर अगर बैक ईएमएफ आपसे पूछ लिया जाए कि बैक ईएमएफ की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ पे आपको फोकस करना है। बाकी की जो मोटर में कुछ भी पूछ ले तो आपको बाएं वाला लगाना है, लेकिन आपको ओनली बैक ईएमएफ पे फोकस करना, तो बैक ईएमएफ पे दाएं नियम लगेगा, फ्लेमिंग का दाएं नियम, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी का जो मोटर के अंदर जो नियम होगा, चालक के घूमने की दिशा, प्रेरित धारा की, प्रवाहित धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, वो सब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से होगा। लेकिन मोटर के अंदर अगर बैक ईएमएफ की दिशा पूछ ले, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, अभी जो सप्लीमेंट्री के एग्जाम हुए थे उसके अंदर भी आया था, और जुलाई के अंदर जो पेपर, अगस्त में जो एग्जाम हुए थे उसके अंदर भी आया था कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की जो दिशा होती है वो कैसे ज्ञात, किस नियम से ज्ञात किया जाता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हमेशा ध्यान रखना, सीधा वाला, राइट हैंड रूल। बाकी की मोटर के अंदर तो वो नियम लगते हैं बाएं हाथ के। मोटर के अंदर अगर चालक की घूमने की दिशा पूछे, या प्रेरित प्रवाहित धारा की दिशा पूछे, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछे, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक, क्लियर। तो मैं ये चीजें और लिख देता हूँ बैक ईएमएफ के बारे में। तो नोट करके लिख लेना कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ या विरोधी विद्युत वाहक बल की दिशा दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ से, मतलब राइट हैंड, दाएं हाथ से ज्ञात की जाती है। बैक ईएमएफ या विरोधी विद्युत वाहक बल, यहां पर और लिख लेना, बैक ईएमएफ का दूसरा नाम काउंटर ईएमएफ, काउंटर COUNTER, काउंटर ईएमएफ भी है। कभी कभार ऐसे पूछ लिया है कि डीसी मोटर के अंदर काउंटर ईएमएफ की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही है, आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगेगा। बैक ईएमएफ का जो मान होता है वो सदैव आर्मेचर पर आरोपित ईएमएफ से प्रभावित, आर्मेचर पर आरोपित वोल्टेज से कम होता है, ये भी ध्यान रखना है। बैक ईएमएफ का मान सदैव, बैक ईएमएफ का मान सदैव आर्मेचर पर आरोपित ईएमएफ, आर्मेचर पर आरोपित वोल्टेज, आरोपित वोल्टेज से कम होता है। ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया है कि बैक ईएमएफ का मान होता है आरोपित वोल्टेज से कम, या आरोपित वोल्टेज से ज्यादा, या आरोपित वोल्टेज के बराबर, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है, बैक ईएमएफ का मान सदैव जो रहता है आर्मेचर पर जो अपन आर्मेचर पर जो अपन वोल्टेज देंगे उससे हमेशा बैक ईएमएफ कम रहेगा।
ठीक है। अन्यथा क्या हो जाएगा, आर्मेचर बाइंडिंग में धारा प्रवाहित नहीं होगी, अन्यथा आर्मेचर वाइंडिंग में धारा प्रवाहित नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, तो मोटर रुक जाएगी, तो मोटर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। मोटर क्या होगा, घूमेगी नहीं, रुक जाएगी मोटर। अगर आर्मेचर के, अच्छे से ध्यान रखना, बैक ईएमएफ का मान सदैव आर्मेचर पर आरोपित वोल्टेज से कम रहता है। आर्मेचर आर्मेचर जो रहता है मोटर का, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये जो है, सॉरी, ये क्या है, फील्ड पोल है, ये बीच में क्या है, आरोपित। जो आर्मेचर पर जो वोल्टेज आरोपित करते हैं, इसको जो वोल्टेज देते हैं, यहाँ मान के चलो वोल्टेज दिया 230, और बैक ईएमएफ इसके अंदर जो बनेगा, इस पे 230 वोल्टेज दिया, मतलब अपन ने आर्मेचर पर क्या है, 230 वोल्टेज आरोपित किया है, तो जहाँ जो बैक ईएमएफ बनेगा वो 230 से कम ही बनेगा आर्मेचर पर, तो ध्यान रखना। अन्यथा अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, आर्मेचर बाइंडिंग में धारा प्रवाहित नहीं होगी, आर्मेचर की बाइंडिंग में क्या होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी और मोटर रुक जाएगी। क्लियर। तो डीसी मोटर का, अब पढ़ते हैं डीसी मोटर का टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं। डीसी मोटर में जो टॉर्क होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो जिनने स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और आईटीआई से संबंधित जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है उसकी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। आपको हर एक चैप्टर की वीडियो प्रॉपर मिलती रहेगी। जिनकी आईटीआई कंप्लीट हो गई है तो वो तो अपना फर्स्ट ईयर की वीडियो भी यूट्यूब पर प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो फर्स्ट ईयर की भी देखें और सेकेंड ईयर की भी देखें, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी एग्जाम के लिए। अब डीसी मोटर का जो है टॉर्क वो ज्ञात करते हैं। डीसी मोटर का टॉर्क, टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क जो होता है कि किसी वस्तु को उसके अक्ष के प्रत्यय या अक्ष के चारों ओर घूमना टॉर्क कहलाता है। घुमाने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। मान के चलो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये क्या है, कोई वस्तु है और ये उसका केंद्र है, केंद्र मान के चलो उसका क्या है, ओ है। ये क्या है, केंद्र उसका ओ है, और इस ये क्या है, शाफ्ट, इसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट है, शाफ्ट हो ये, ठीक। और ये जो है, ये क्या है, जे और जे तो शाफ्ट हो गई। अब जो यहां से लेके यहां तक जो बचा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, पुली। ये जो है इतना इतना क्या है, ये पुली है। ये तो क्या है, शाफ्ट है, ये पुली है। ध्यान से समझना, ये पुली है। तो यहां से ये शाफ्ट है, यहाँ पर ये देखना, ये क्या है, शाफ्ट। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, आरपीएम ऐसे ऐसे घूमेगी। तो जे शाफ्ट, जे क्या हुई, शाफ्ट हो गई, और जे जो है इतना इतना बीच का, ये क्या है, पुली। अरे यार सीधी सी बात है, मोटर आपने देखी होगी सब। अब गेहूं आने वाले, गेहूं वगैरह की जो कटाई होती है तो वो मोटर जो होती है वो अपन थ्रेसर पे लगाते हैं, तो वो पुली जो होती है, तो पुली वो एक ही जगह घूमती रहती है ना, वो इस तरीके से वो कंडीशन में ऐसे ऐसे घूमती रहती है।
मोटर की जो पुली वो घूमती रहती है, तो वही है, किसी वस्तु को वो वस्तु ही तो है, उसके अक्ष के चारों ओर जो घूम रही है, अक्ष के चारों ओर घूमना वही टॉर्क कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। जे क्या है कि शाफ्ट है ये, और जे क्या है, ये मान के चलो पुली है। अब इसको मैं यहाँ घुमा रहा हूँ इस तरीके से, ये घुमा रहा हूँ, तो जे क्या है, किसी वस्तु के उसके अक्ष के चारों ओर घुमाना, इसके अक्ष के परितः कह दो या अक्ष के चारों ओर घुमाने वाला बल या घूमना, वो क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। आ गई होगी बात समझ में, टॉर्क। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, किसी वस्तु को उसके अक्ष के चारों ओर घूमना, और कोष्टक में लगा देता हूं, घुमाने वाला बल, घूमना, किसी वस्तु को उसके अक्ष के चारों ओर घुमाना या घुमाना, सॉरी, घूमना, किसी वस्तु को उसके अक्ष के चारों ओर घूमना, या कोष्टक में लिख दिया घुमाने वाला बल, क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है, टॉर्क कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। तो टॉर्क टी बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर। एफ क्या है, जो टी क्या है, टॉर्क, एफ क्या है, बल, जो है उस पर बल लगेगा, क्योंकि मोटर इस तरीके से घूमेगी, उसका जो वो पुली इस तरीके से घूमी तो उस पर कोई बल लग रहा है ना, तो वो बल है। और जो आर क्या है, उसकी त्रिज्या मतलब परिधि, इस तरीके से घूमेगी तो जो क्या होती है, जो त्रिज्या होती है ना आर, केंद्र से लेके ये दूरी जो होती है परिधि तक की, तो ये क्या है, त्रिज्या उसकी, तो वो आर वही है। अब यहां से टॉर्क का मात्रक लिख देते हैं, टॉर्क का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, त्रिज्या कहीं आती है मीटर में, तो न्यूटन मीटर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टॉर्क का मात्रक क्या होता है, तो टॉर्क का मात्रक जो होगा वो होगा न्यूटन मीटर। अब डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क होते हैं वो तीन प्रकार के टॉर्क होते हैं, सॉरी दो प्रकार के, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आपको एग्जाम पूछेगा कि डीसी मोटर में जो टॉर्क उत्पन्न टॉर्क होता है वो कौन कौन सा टॉर्क होता है, तो डीसी मोटर के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये डायग्राम भी बना लेना, ये भी लिख देना यहाँ पे। डीसी मोटर में, डीसी मोटर में दो प्रकार के टॉर्क उत्पन्न होते हैं, दो प्रकार के टॉर्क उत्पन्न होते हैं। डीसी मोटर में दो प्रकार के टॉर्क उत्पन्न होते हैं, तो दो प्रकार के टॉर्क उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से टॉर्क होता है, एक तो होता है आर्मेचर का टॉर्क, आर्मेचर का टॉर्क, और दूसरा जो होता है शाफ्ट का टॉर्क, शाफ्ट का टॉर्क। जो शाफ्ट होती है ना, जो मोटर में लगी रहती है, शाफ्ट लगी है, एक तो आर्मेचर का टॉर्क होगा मोटर के अंदर जो आर्मेचर है, एक रहेगा शाफ्ट का टॉर्क। ये टॉर्क दो तरीके के रहेंगे। आर्मेचर का जो टॉर्क होता है, जो वास्तव में उसके अंदर उत्पन्न होता है, ये टॉर्क क्या होता है, आर्मेचर के अंदर उत्पन्न होता है, यह वास्तव में आर्मेचर के अंदर उत्पन्न होता है। और ये जो टॉर्क होता है शाफ्ट टॉर्क, ये मोटर को घुमाने का वाला टॉर्क होता है। यही जो शाफ्ट टॉर्क होता है यही मोटर को घुमाने का कार्य करता है। अगर पेपर में आपसे पूछ दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा टॉर्क मोटर को घुमाने का कार्य करता है, ऑप्शन ए में दे देगा आर्मेचर टॉर्क, बी में दे देगा शाफ्ट टॉर्क, तो आपको शाफ्ट टॉर्क लगाना है, क्योंकि शाफ्ट टॉर्क ही मोटर को घुमाने का कार्य करता है।
यह है टॉर्क मोटर को घुमाने का कार्य करता है। ये चीज मैंने नोट कर दी। तो सॉफ्ट टॉर्क आर्मेचर थोड़ी बहुत इसके बारे में हो गया है। अब आर्मेचर का जो टॉर्क रहेगा और शाफ्ट का जो टॉर्क रहेगा, इसकी थोड़ी सी डिटेल अपन अगले जो पार्ट चौथा पढ़ेंगे, उस चौथे पार्ट के अंदर का जो पढ़ेंगे कि आर्मेचर का जो टॉर्क है और शाफ्ट का टॉर्क, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। इसके आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क, इसके सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो अगले पार्ट में वो पढ़ेंगे। तो अगले पार्ट में मिलते हैं। वीडियो को अच्छे से देखा करो, समझ में समझ लिया करो, और जो चीज़ उसमें समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे कमेंट कर दिया करो। और जो भी छात्र है नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ने पर विशेष ध्यान दें, जो भी डाउट हो पूछ लिया करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो नए स्टूडेंट हैं उनको वीडियो को शेयर कर दिया करो, जो नई टेक कंप्लीट कर ली है उनके लिए, वो जो टेक्निकल एग्जाम में भर्ती आती है उनके लिए काफ़ी मोस्ट रहेंगी, और जो सेकेंड ईयर में उनके लिए मोस्ट रहेंगी। तो उनको वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे उनको वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाया करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।